Hello students, I am Govind Gajani. Here we are discussing about the video solution of a mathematical paper of a TechDo 2025 that is conducted in a date of November 17, 2024. जैसे आपने पूरा पेपर देखा होगा, डेफिनेटली आपको पेपर पता है कि पेपर का लेवल इजी लेवल था। अब फिर भी अपन उसका सॉल्यूशन पूरा अच्छे से देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस ऑफ अ डायगोनल्स। ये कह रहे हैं आपको रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस का आपको क्या करना है, पेरीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। चलो पेरीमीटर फाइंड कर देंगे। ये कह रहा है उस रोम्बस के अंदर, रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो डायगोनल्स दिए हुए एक 12 और एक 16। ये कह रहा है हमने रोम्बस बना दिया, ठीक है। ये हमारे क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं। ये कह रहे हैं एक 12 है और एक 16 है। अपने को पता है रोम्बस के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो आपका 12 है वो कितना हो जाएगा, आपका 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, और 16 है वो कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। बाय यूजिंग द पाइथागोरस फॉर्मूला वी कैन से, यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। सो वी कैन से ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड किया 100। 100 किसका रूट होता है, 10 का, तो 10 आ गया। तो 10 10 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, 4 इंटू साइड, साइड कितनी है 10, तो 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर। सो 40 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एरिया ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू रेक्टेंगल। ये कह रहा है स्क्वायर का जो एरिया है ना वो रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। इफ साइड्स ऑफ अ स्क्वायर दैट इज 3x प्लस 2, ये स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी दी हुई है, स्क्वायर है, उसकी साइड है 3x प्लस 2। ये क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ एक रेक्टेंगल है। चलो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड क्या दी हुई है, 9x प्लस 5 एंड x प्लस 3, ये साइड दी हुई है। नाउ यू जस्ट वांट टू से फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x विल बी, x क्या हो सकता है, तो अपन बात करते हैं रोम्बस और स्क्वायर का एरिया इक्वल है, तो 3x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 3x प्लस 2 स्क्वायर दिया हुआ, उसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर कर दो, 3x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना हो जाएगा 12x। किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 9x को x से मल्टीप्लाई किया 9x स्क्वायर, 9x को 3 से 27x और 5 32x प्लस 32x, ठीक है। अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 15, ठीक है। अब 9x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/20। दैट विल बी करेक्ट आंसर, दैट इज मोर करेक्ट, दैट इज अ करेक्ट आंसर। नाउ अब आपको बोलना चाह रहा है कि पेरीमीटर जो आपका स्क्वायर दिया हुआ और रेक्टेंगल दिया हुआ है, दोनों का क्या है आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर दोनों का क्या है, इक्वल है, ठीक है। सॉरी, ये कह रहा है P1 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड P2 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ABEF। और फिर बोल रहा है P1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड A2 इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABEF। नाउ विच वन इज अ ट्रू, ये कह रहा है कौन सा ट्रू होगा। अपने को पता है सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में उनका एरिया होगा, वो तो इक्वल होगा, मतलब A1 इक्वल्स टू A2 होना चाहिए। A1 इक्वल्स टू A2 कहां पे है, यहाँ पे है। A1 इक्वल्स टू A2 कहां पे है, यहाँ पे है, ठीक है। A1 इक्वल्स टू A2 और कहां पे है, ये रहा। सो इन दोनों में बात करेंगे, ठीक है। या तो अब ये आपके दोनों इक्वल नहीं हो सकते बाय यूजिंग थ्योरम, सो ये दोनों गलत हो गए। अब फर्स्ट और थर्ड में बात करते हैं, या तो अब बात करते हैं, देखो अपने को पता चल गया रेक्टेंगल है, ABEF रेक्टेंगल है और ABCD आपका क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। अपने को पता है ये राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है, मतलब AD आपका हमेशा हमेशा ग्रेटर देन होगा। AD ग्रेटर देन है किससे,
ए एफ से, और आपका बी सी ग्रेटर देन है किससे, बी ए से, अपोजिट साइड के अकॉर्डिंग आपका दोनों के दोनों ग्रेटर देन है, दोनों ग्रेटर देन, और ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल्स आर इक्वल। सो अब क्या हो गया, इसका मतलब स्क्वायर जो आपका पैरेललोग्राम है उसकी साइड से ग्रेटर है, एक साइड का पेयर पैरेललोग्राम की दूसरे रेक्टेंगल की साइड्स के पेयर से ग्रेटर देन है, और दूसरी साइड का पेयर दोनों का इक्वल है, इसका मतलब पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा। तो वी कैन से पैरेललोग्राम P1 दैट इज शुड बी ग्रेटर देन टू P2, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। ये कह रहा है a की वैल्यू 3/4, 3/4 को क्या बोल सकते हैं 0.75, b की वैल्यू 0.6, c की वैल्यू 4/9, उसको क्या बोल सकते हैं 0.44। अभी क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या मिल रहा है, c मिल रहा है, तो c विल बी स्मॉलेस्ट। अब ये कह रहा है हाउ मेनी 1/8 मेक्स अ 3/4, 3/4 बनाने के लिए 1/8 कितने अपने को चाहिए, दैट इज 26, तो इसको 26 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। What fraction of a straight angle is 25 डिग्री, 25 डिग्री स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का क्या फ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा 5.36, 5.36 विल बी करेक्ट आंसर। ये कह रहा है a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है, अब ये कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा आपका 58/36, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2/36, ठीक है 36 से 36 कट गया, 2 की टेबल से फिर कितना हो गया 29, 29 विल बी करेक्ट आंसर। नाउ एंगल्स ऑफ अ मेजरमेंट इज द राइट एंगल्स, ठीक है, ये कह रहा है ऐसा कौन सा आपका मेजरमेंट है वो राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो नहीं कर रहा, इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर का इक्वल होता है, ये सही है, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल होता है, ये बात सही है, इन दोनों का स्क्वायर का सम इसके इक्वल होता है, ये बात सही है, और इसमें नहीं होता तो दिस वन विल बी करेक्ट। तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए और ये आपका राइट एंगल का मेजरमेंट नहीं है, सो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ ये कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, ये 55 है, ये 65 है, तो ये कितना हो गया 60, ये कह रहा है ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 25, इन दोनों को प्लस करेंगे माइनस करेंगे 180 से कितना हो जाएगा 95 डिग्री, तो 95 विल बी करेक्ट आंसर। अब ये कह रहा है ECD इसका वैल्यू बताओ, ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, 90 में से 38 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 52, तो 52 विल बी करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करो, अगर ये तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो 4x - 5 = 2x, ट्रांसपोर्टेशन किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ठीक है, x की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो 2x = कितना हो जाएगा 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू कितनी सॉरी साइड कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट। अब ये कह रहा है ये भी 5 होगा तो y + 2 किसके इक्वल हो गया 5 के, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 विल बी करेक्ट आंसर। ये कह रहा है 4 डिवाइडेड बाय -2 किन किन के बीच में नहीं आता, 4 डिवाइडेड बाय -2 होता क्या है -2, 0 और -5 के बीच में आता है क्या, आता है, 1 और 4 के बीच में आता है क्या, नहीं आता, -3 और +3 के बीच में आता है क्या, आता है, और -1 और -7 के बीच में आता है कि -2 आता है, तो ये इसके बीच में नहीं आता, इसके बीच में लाइट नहीं करेगा। ये कह रहा है फाइंड नंबर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 40 के सारे फैक्टर्स है, फैक्टर्स निकालो, ठीक है, 40 का फैक्टर क्या हो सकता है 1, 40 का फैक्टर क्या होगा 2, 40 का 3 होगा क्या, नहीं होगा, 4 होगा क्या, होगा, 5 होगा क्या, होगा, 6 होगा क्या, नहीं होगा, 7 होगा क्या, नहीं होगा, 8 होगा क्या, नहीं होगा, 8 होगा सॉरी, 9 10 होगा, 11 12 13 14 15 16, अब नेक्स्ट फैक्टर क्या हो सकता है, नेक्स्ट 20 हो जाएगा, 20 के बाद में 40 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर शुड बी करेक्ट आंसर। अब ये कह रहा है क्या sum of 7 consecutive numbers that is 1617, now how many prime numbers are there, ये कह रहे हैं आपको 7 नंबर्स है, पहला नंबर मान लो x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 1, तीसरा क्या हो जाएगा x + 2, चौथा क्या हो जाएगा x + 3, पांचवा क्या हो जाएगा x + 4, छठा क्या हो जाएगा x + 5 और सातवां क्या हो जाएगा x + 6, दैट इज इक्वल्स टू 1617। ओके,
अब देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 7x। ये क्या हो गया 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 5 15 15 एंड 6 21 21 का ट्रांसपोर्टेशन कर दो 1 6 1 7 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6 9 1 5। देयरफॉर वी कैन से x इक्वल टू कितना हो गया x हो जाएगा आपका 2 फिर 2 फिर 8 228 हो गया 228 आ रही है। चलो 228 नंबर कौन कौन सा है 228 उसके बाद में 229 फिर 230 फिर 231 देन आफ्टर 232 देन आफ्टर 233 देन आफ्टर 234 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें अपन चेक करते हैं विच वन इज अ प्राइम एंड विच इज नॉट। ये प्राइम है क्या नहीं है, ये क्या पता नहीं, ये प्राइम है क्या नहीं है, ये प्राइम है क्या नहीं है, ये प्राइम है क्या नहीं है, ये प्राइम है क्या नहीं है। तो प्राइम कौन कौन से हो गए ये दोनों हो गए बस खत्म। तो प्राइम कितने हो जाएंगे 2 नंबर्स। नेक्स्ट बात करते हैं इफ 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 11 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 18/9/2। तो ये कह रहा है x की वैल्यू 4 आ रही क्या, मतलब ये गलत बात है। ये कह रहा है 3/2 इज ए सॉल्यूशन, इसको उधर ट्रांसपोर्ट करेंगे कितना हो जाएगा x की वैल्यू 12/8 कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 सॉल्यूशन है मतलब सेकंड वाला क्या है करेक्ट, फर्स्ट वाला क्या है रॉन्ग। फर्स्ट इज ट्रू ओनली फर्स्ट इज रॉन्ग एंड सेकंड इज ट्रू ओनली सेकंड इज ट्रू, करेक्ट आंसर है। अब ये कह रहा है यहां से k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन किया k इक्वल टू 9 हो गया, 9 यहां पे पुट किया 8 × 9 72 72 माइनस 72 कितना होता है 0, 0 विल बी करेक्ट आंसर। द इक्वेशन हैविंग अ 3 एज अ सॉल्यूशन, 3 किसका आंसर आ रहा है, यहां पे अपन क्या करेंगे -3 पुट करेंगे तो 0 आ रहा है, 0 1 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यहां पे -3 पुट करेंगे ठीक है तो ये 3 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये 3 आ रहा है क्या नहीं आ रहा, यहाँ पे -3 पुट करेंगे 8 आ रहा है क्या आ रहा है। डिग्री ऑफ एक्सपेंशंस, ये कह रहा है कि एक्सप्रेशंस दिया हुआ है इसकी डिग्री क्या होगी। अब यहाँ पे 1/x दिया हुआ है तो 1/x मतलब x के पावर -1 और पॉलिनोमियल के केस में कभी भी डिग्री जब भी बात करेंगे तो -1 आनी ही चाहिए, तो वी कैन से दिस वन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये कह रहा है ट्राइंगल्स के अंदर हम पर बात किया हुआ है, ये कह रहा है इन तीनों एंगल्स का दिया हुआ है विच वन इज अ ट्रू, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो पुट कर दो तो 2x प्लस y प्लस 30 प्लस 7x माइनस 4y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है ये क्या हो गया 2x, ये कितना है 7x, 2x और 7x कितना होता है 2x 7x 2x 7x कितना होता है 9x, y कितना हो गया 2y को 4y में से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2y, 30 का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे कितना आ जाएगा 150 डिग्री, तो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 150 डिग्री, विच वन इज अ करेक्ट, ये रहा थर्ड ऑप्शन। अब ये कह रहा है व्हाट शुड बी टेकन फ्रॉम दिस वन टू गेट दिस वन, ये कह रहा है अपने को क्या करना है इसमें से कुछ माइनस करना है, इसमें से कुछ माइनस करना है, मतलब ये मान लो हमारा a है, ये क्या है b है, माइनस क्या करना है c, मतलब a में से मुझे c को माइनस करना है, मुझे क्या मिलेगा b मिलेगा, सो वी कैन से a माइनस b दैट इज इक्वल टू c, मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है -7x की पावर 3, उसमें से क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे -27x की पावर 3, माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, तो 26 में से 7 माइनस किया कितना हो जाएगा 19, तो 19x की पावर 3 प्लस में कहां पे आ रही है यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फिर क्या करते हैं 5x², यहाँ पे 5x² माइनस करेंगे 36, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 41x² कहां पे आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो सेकंड और फोर्थ विल बी करेक्ट। अब सेकंड और फोर्थ विल बी करेक्ट हो सकते हैं, कैन बी करेक्ट। अब बात करते हैं माइनस का 23x, -23x में से -12x माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -23 + 12 कितना हो जाएगा माइनस का 11, तो -11x यहाँ पे मिल रहा है, फिर -18 ये है ही, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर।
यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 7m², यहाँ पे -4m², यहाँ पे माइनस, ठीक है। इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का m²। यहाँ पे बात करते हैं 3mn, यहाँ पे mn कितना हो गया 4mn, यहाँ पे -4mn, मतलब आपस में तीनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे -8n², यहाँ पे 4n², यहाँ पे आपका 3n², इससे क्या हो गया माइनस का n, माइनस का ये आपका आ गया n²। अब -m² कौन से में, ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, सारे के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं क्या, एकदम सही है। ऑल रैशनल नंबर आर फ्रैक्शन, रैशनल नंबर में माइनस भी होते हैं तो फ्रैक्शन में माइनस नहीं होते, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी ट्रू एंड सेकंड विल बी फॉल्स। ईच डिविजन्स, ठीक है। अब ये कह रहा है आपको रेशियो बताना है बाय यूजिंग द नंबर लाइन। अब ये कह रहा है सारे डिवीजन 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये कह रहा है ए देखो 1 2 3 4 है। सी एफ कितना है 1 2 3 4 रेशियो 3 है क्या, बात सही है, ठीक है। अब ये कह रहा है ये करेक्ट है। अब बी डी कह रहा है, बी डी चेक करो, बी डी कितना है 2, ठीक है। अब ये कह रहा है उसके बाद सी आई 1 2 3 4 5 6 कितना 6, क्या हो गया 1:3, 1:3, बात सही है, ये भी बात सही है। फिर बोल रहा है डीजी बीजी 1 2 3 4 5 हो गया। ये क्या है डी आई 1 2 3 4 5 रेशियो 5 आना चाहिए, तो ये हो सकता है रॉन्ग है, ठीक है। फिर ये बोल रहा है सी एफ कितना है 1 2 3 है। एफ जे 1 2 3 3 रेशियो 4, मतलब ये भी सही है, मतलब एक ही आपका स्टेटमेंट क्या हो गया रॉन्ग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी इनकरेक्ट। फिर नेक्स्ट, सार्थक हैज 48 पीनट्स, सार्थक के पास 48 पीनट्स है। ही गेव 2/3 ऑफ दिस इन स्क्वेरल्स, 2/3 इसने स्क्वेरल्स को दे दिया, स्क्वेरल्स में गिलहरी होते हैं उनको दे दिया, मतलब 48 का अपन ने निकाल दिया 2/3, कितना हो गया 16, मतलब 32 किसको हो गया स्क्विरल्स को हो गया। नाउ रिमेनिंग कितना बच गया 16। ये कह रहे रिमेनिंग का आपका क्या हो गया 3/4, उसने क्या कर दिया क्रो को दे दिया 3/4, कितना हो गया हमारा 4 की टेबल से 4 टाइम 12 हो गया, ठीक है। 12 उसने क्या कर दिया क्रो को दे दिया। अब उसके पास कितने बचे हैं 16 में से 12 माइनस कर दिया, हाउ मेनी आर रिमेनिंग 4। क्वेश्चन नंबर 25, आपको दिया हुआ x रेशियो y equals to 3/4. Now we just want to say find that 7x minus 4y रेशियो 3x plus y, इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। इसको अपन ने दोनों के इस साथ में वेरिएबल लगा दिया, 3a और 4a कह दिया, x का मतलब 3a, y मतलब 4a। 3 पुट किया यहाँ पे कितना हो गया 21a, 3/4 पुट किया -16a, अपॉन में कितना हो गया 3/9a, क्या हो गया +4a, कितना हो जाएगा 5a/13a। तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 5:13, दैट विल बी करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं आनंद, मैथ फैकल्टी CLC सीकर से। आज हम टेक्नो 25 का वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 26। इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, यानी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास में क्या है नॉर्थ ईस्ट, यानी हम सबसे पहले डायरेक्शंस डिनोट कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, यानी हम क्या कर रहे हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। एंड north is called northeast, north is called northeast, and northwest is called north, northwest is called north. Then what will south called? यानी हम क्या कर रहे हैं क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो साउथ से क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। आंसर विल बी सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है। राम स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम अ पॉइंट, ही वॉक्स 6 किलोमीटर टू नॉर्थ, 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। देन ही टर्न ईस्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, साउथ की तरफ 4 किलोमीटर। देन ही टर्न वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर,
यानी वेस्ट की तरफ 6 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन इज राम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये है, और राम अभी लास्ट में कहाँ है? यहाँ है। तो अब हमें ये बताना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? आपकी नॉर्थ ईस्ट। आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग से अपना, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज MOTHER is coded as TGJVQO। तो अब हम यहां देख रहे हैं, इसमें रिवर्स पैटर्न से हम कर लेंगे। 18 + 2 20, 5 + 2 7, 8 + 2 10, 20 + 2 22, 15 + 2 17, 13 + 2 15। यानी हमारे पास में लॉजिक क्या लग रहा है? रिवर्स पैटर्न में +2 का लॉजिक लग रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे SHOULD। तो D प्लस यानी 4 + 2 6, 12 + 2 14, 21 + 2 23, 15 + 2 17, 8 + 2 10, 19 + 2 21। यानी F and W Q J U। आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 29, ये भी अपना क्या है? कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। इसमें हमारे पास में क्या है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज AVENUE is coded as ZQVIFZ, and VOYAG is written as VOYAG is written as EJBVTZ। और पूछा गया हमें एडिटर EDITOR। तो अब हम यहां देखते हैं, इसमें हमारे पास में लॉजिक क्या लग रहा है? ये क्या हो रहा है? अपोजिट हो रहा है। ठीक है, ये 22 और 17 मतलब -5। यहाँ पे ये अपोजिट, इनको हम बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या अपोजिट है। ये -5 है, ये 14 और ये 9 मतलब ये भी -5, ये अपोजिट है और ये भी -5। यानी अपोजिट -5 अपोजिट -5, यहाँ भी यही हो रहा है, अपोजिट 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 -5। हाँ, यही अपना लॉजिक बन गया। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपोजिट, ई का अपोजिट V D -5, D -5 क्या हो जाएगा अपने पास में? यानी ये 4 -5 यानी Y। यहाँ पे हमारे पास में अपोजिट I R T -5 यानी 15 O, फिर R अपोजिट -5 अपोजिट -5 अपोजिट O का अपोजिट क्या हो जाएगा अपने पास में? L और R 18 -5 यानी 18 -5 क्या हो जाएगा अपना? 13 और 13 पे क्या आ जाएगा? M। तो U VYROLM आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 वेन डायग्राम से। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। अपने पास में यहाँ पे इनके बारे में पूछा है, रूरल पीपल, एजुकेटेड पर्सन और इंटेलिजेंट पर्सन। तो हम यहाँ पे हमारे पास में सम की कंडीशन लग सकती है, क्यों? रूरल पर्सन आर एजुकेटेड एंड ऑल some rural person and educated person are intelligent, means option number second will be correct. Question number 31 fish, shark and dolphin. Shark are fish but dolphin are different, then option number fourth will be correct. Question number 32 नंबर सीरीज है हमारे पास में 17 16 32 29 116। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है? -1 × 2 -3 × 4 एंड -5। ये अपनी एक सीरीज बन गई, -1 -3 -5। द आंसर विल बी
111, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, नंबर सीरीज है अपना, सीरीज है 5, 11, 25, 55, 117, 2, 4, 3। अब अपनी यहां पे क्या सीरीज बन रही है, 5 इंटू 2, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, 11 इंटू 2, 22 प्लस 3 इक्वल टू 25, 25 इंटू 2, 50 प्लस 5, 55। यहां पे अपने पास में 55 इंटू 2, 110 प्लस 7, 117, एंड 117 इंटू 2 प्लस 7, 9 इक्वल टू 243, देन 243 इंटू 2, 9 एंड 11, तो आपका आंसर क्या जाएगा, 497 विल बी योर आंसर, आंसर विल बी 4th। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 34, ब्लड रिलेशन है अपने पास में, ए इज हस्बैंड ऑफ एम, ए इज हस्बैंड ऑफ एम, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन, यानी एम क्या है, एन की सिस्टर इन लॉ है, तो हम यहां बोल सकते हैं इसको, एन इज द डॉटर ऑफ आर, एन इज द डॉटर ऑफ आर, फिर आर एंड यू, हमारे पास में ये भी क्या गया, यू, एम इज डॉटर इन लॉ, एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ यू, ठीक है। फिर अब हमें पूछा क्या है, हाउ ए इज रिलेटेड टू यू, ए क्या हो गया, इसका सन, यानी आपका आंसर विल बी सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, डाइस से अपने पास में, here two different position of same dice are, so select the letter which will be on the face opposite to the face showing C। हमें क्या करना है, C के अपोजिट बताना है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या हमारे पास में, कॉमन है C, तो मैंने क्या किया, C कॉमन लिया और क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, B A, फिर C से D और E, अब मेरे पास A B C D E और ये क्या जाएगा, F, यानी C का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे F, आंसर विल बी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर कंप्लीट से हमारे पास में, आइडेंटिफाई द ऑप्शन फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न इन द इक्वेशन फिगर, हमें ये फिगर कंप्लीट करनी है। अब सबसे पहले मैं देखता हूं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सही रहेगा इसमें, तो देख रहा हूं जैसे ये फिगर है तो ये देखते ही कैंसिल हो गया, ये भी देखते ही कैंसिल हो रहा है, फिर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास में ये भी देखते ही कैंसिल हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 37, 37 भी अपना मिरर इमेज है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब इसमें हमें मिरर इमेज देखनी है तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे हम। इसमें देख रहे हैं हम यहाँ पे अपने पास में क्या है, सबसे पहले हम इनमें आर से देखते हैं, तो हमारे पास में ये आर है तो ये ऐसे बनेगा और ये आर क्या हो जाएगा, ये आर बन जाएगा आपका ऐसे, ठीक है। तो ये इसमें तो बन नहीं रहा और इसमें भी नहीं बन रहा, मतलब ये दोनों गलत है। अब इन दोनों में देख रहे हैं तो इन दोनों में बाद में हमारे पास में जो आर बन रहे हैं ये तो सही बन रहा है, तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है हमारे पास में। अब हम इनको देखते हैं लाइन से, तो देखो इसमें ये लाइन यहां से है, मतलब ये लाइन अपने पास में ऐसे आ जाएगी, तो आपका इससे आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में भी हमारे पास में क्या है, मिरर इमेज है, और मिरर इमेज में हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, मतलब ये देखते ही क्या हो रहा है, आपका देखने से ये गलत हो रहा है और ये भी क्या है, इसमें भी देखो एरो का साइन गलत है और यहां पे हमारे पास में ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से, इसमें हमारे पास में क्या है, द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डिंग। हमें इस पेपर को हम ऐसे अनफोल्ड करेंगे तो मतलब यहां पे हमारे पास में क्या बन जाएगी, ये और ये फिगर बन जाएगी। अब ये ही हम
वापिस से अनफोल्ड यहां करेंगे तो इनसे हमारे पास में डायरेक्टली अपना पास आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इफ मैथमेटिकल ऑपरेशन से अपने पास में क्वेश्चन, इफ ए मीन्स प्लस, ए का मतलब क्या है प्लस, और बी मीन्स माइनस, सी मीन्स इनटू और डी मीन्स डिवाइड। आपके पास में इक्वेशन गिवन है 14d 2a 3c 4b 8 equal to 14, d means divide by 2, a means plus 3 और c means into 4, b means minus 8 equal to, तो ये यहां पे हमारे पास में 7 प्लस 12 माइनस 8, 12 प्लस 7 19 माइनस 8 इक्वल टू 11, आंसर विल बी 11। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है उपकरण सिंह। मैं यहाँ पे CLC में आपको फिजिक्स पढ़ाने का काम करता हूँ। देखिए, हमारे पास अभी टेक्नो का जो मेंस का एग्जाम आया, अभी हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखते हैं कि उसके अंदर फिजिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो बेटा, हमारे पास फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था टेक्नो के एग्जाम में, वो था कुछ ये कि कोई कार है बेटा, जर्नी करती है और उसके अंदर वो ट्रेवल करती है, तो उस शुरुआत में उसकी जो ओडोमीटर की रीडिंग थी, ओडोमीटर बेटा वो डिवाइस होती है जहां पे डिस्टेंस लिखी हुई होती है कि कार कितना जर्नी कर चुकी है। ठीक है, उस डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर, और जो डिवाइस स्पीड मेजर करती है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। तो हम ओडोमीटर की जर्नी देखते हैं कि ओडोमीटर जब जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी तब था 84,304 किलोमीटर, और जब जर्नी कंप्लीट हो गई 3 घंटे बाद तब उसकी रीडिंग थी 84,547 किलोमीटर। तो वो कितना चली होगी, तो वो चली होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। तो कितना होगा 84,547 माइनस 84,304, कितना चली 3, 4 एंड 2, तो वो चली बेटा 243 किलोमीटर। कोई कार थी वो 243 किलोमीटर चली, कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो स्पीड क्या आएगी, स्पीड बेटा हमें पता है स्पीड किसके इक्वल होती है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस कितनी है 243 किलोमीटर, टाइम कितना लगा बेटा 3 आवर्स। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने पे, 81 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से सबसे ज्यादा फास्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है पूरे ग्राफ में से। तो देखेंगे हमारे पास जो ए जो चल रहा है, ए की स्पीड आ रही है 30 किलोमीटर पर आवर या 30 मीटर पर सेकेंड, जो भी है। बी की वैल्यू है 10, सी की वैल्यू है 20 एंड डी की वैल्यू है -40। देखो बेटा, वैल्यू तो है -40, लेकिन माइनस किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, माइनस हमें यह बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन किधर है, क्या वो गाड़ी आगे की तरफ जा रही है या गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है, वो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है या ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तो होगा माइनस का। लेकिन पीछे की तरफ भी अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो 40 की स्पीड से जा रहा है और यहां पर ये 30 की स्पीड से जा रहा है, तो इन दोनों में ज्यादा तेज कौन हुआ, वही जो 40 से जा रहा है। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, डी। आंसर वुड बी डी, 40 की स्पीड से जो चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे सामने। एक स्कूल की टूर बस थी, CLC से निकली सुबह सुबह 8 बजे, दिल्ली जाना था। 300 किलोमीटर दूर दिल्ली पहुंची रात को बेटा 9 बजे। टाइम कितना लगा रास्ते में, अच्छा 1 घंटा लंच भी किया उन्होंने। खैर लंच तो उन्होंने कर लिया, हमें तो पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो पूरी जर्नी को ट्रेवल करने में उन्हें कितना टाइम लगा, सुबह 8 से रात को 9 बजे तक, टोटल कितना टाइम लगा 13 आवर्स, 13 घंटे। 13 घंटे बेटा अगर उनको टाइम लगता है, 13 घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रेवल की 300 किलोमीटर, तो हमारे पास स्पीड जो होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बेटा डिस्टेंस कितनी है 300, टाइम कितना है 13 आवर्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 300 अपॉन 13 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक चार्ज जो है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो ये बेटा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैल्यू होती है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, प्लस का 1.6 ये इसकी इक्वल होता है, दिस इज द चार्ज ऑन अ सिंगल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर इतना चार्ज आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू ए वायर
इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाए तो क्या होता है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो बेटा आपने पढ़ा होगा, इस फिनोमिना को कहा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा, ए वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ द वायर कॉजेस दिस? एक वायर के अंदर से जब हम करंट को पास करते हैं तो वायर गर्म हो जाती है। आप लोगों ने हीटर कॉइल देखी होगी, गर्म होती है, ठीक है। आप लोगों ने गीजर देखा होगा, गर्म होता है। आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन गर्म होती है। वट एवर जो कोई भी चीज आप यूज करते हो, चाहे वो मोबाइल फोन से लेकर कुछ भी है, अगर आप उसको बेटा ज्यादा यूज करते हो तो वो गर्म होती है। उसके पीछे कौन सी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो जिम्मेदार है, वो होती है बेटा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। रेजिस्टेंस से ऐसा क्या होता है? तो बेटा होता क्या है, जब किसी चीज में से करंट निकलता है ना, तो उसके अंदर से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इलेक्ट्रॉन एक वायर में से पास करते हैं तो वायर के अंदर तो बहुत सारे एटम्स होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर से बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, और टकराने के बाद क्या होगा, वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, ठीक है। टकराने से क्या होता है, वो एक दूसरे से जितना ज्यादा टकराते हैं उतना ज्यादा वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं। एनर्जी बाहर किस फॉर्म में आती है? वो आती है बेटा हीट की फॉर्म में। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, ये हीट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी पोल्स डज अ स्फेरिकल मैग्नेट हैव? एक स्फेरिकल मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं? बेटा जितनी भी मैग्नेट्स हैं उनके पास कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। द आंसर वुड बी 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मैग्नेट? इनमें से कौन सी एक नेचुरल मैग्नेट नहीं है? तो बेटा लोडस्टोन नेचुरल मैग्नेट है, मैग्नेटाइट नेचुरल मैग्नेट है, बार मैग्नेट कोई नेचुरल मैग्नेट थोड़ी है, पत्थरों से थोड़ी निकलती है ये से तो हम बनाते हैं। बार मैग्नेट हमारे द्वारा बनाई जाती है। दिस इज नॉट ए नेचुरल मैग्नेट, दिस इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्विच इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? एक इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच का क्या काम है? स्विच क्या करती है? घर में जाते हो, स्विच ऑन करते हो, फैन चालू, ठीक है। स्विच ऑफ कर दी, लाइट ऑफ। तो स्विच क्या काम करती है? स्विच करती है टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, इफ ए बल्ब इन ए सीरीज सर्किट गेट्स फ्यूज देन? अगर एक बल्ब सीरीज सर्किट में फ्यूज हो जाए तो क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो सीरीज सर्किट को ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास एक बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये तीसरा बल्ब है और ये चौथा बल्ब है। सारे के सारे क्या लगे हुए हैं? एक सीरीज सर्किट में लगे हुए हैं। और ये रही हमारे पास स्विच। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। अब करंट तो फ्लो होना शुरू हो गया, इतने में क्या हुआ, ये एक बल्ब हमारा बेचारा पुराना था तो इसका क्या होगा, यहां से सर्किट ब्रेक हो गया। अगर ये फ्यूज हो गया सर्किट, इसने क्या कर दिया यहाँ पे बेटा, सर्किट ब्रेक कर दिया। सर्किट ब्रेक करने पर क्या होगा, यहां पर वायर में से अब करंट नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट बन जाएगा। और ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है, तो यहां पर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही ये फ्यूज होगा वैसे ही बाकी सारे के सारे भी जलना उसके साथ बंद हो जाएंगे। कोई भी बल्ब नहीं चमकेगा, नो बल्ब विल ग्लो। सारे बल्ब फ्यूज हो जाएंगे? नहीं, फ्यूज नहीं हुए, बाकी सारे बल्ब सही हैं। फ्यूज खाली ये हुआ है, इसका सर्किट टूटा है। ये फ्यूज नहीं हुए हैं, बस ये चमक नहीं रहे। अब चमक क्यों नहीं रहे? क्योंकि अब इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है बेटा। तो ये था आपका फिजिक्स का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट CLC सीकर। CLC टेक्नो 25 का जो अभी एग्जाम हुआ है, आज हम उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग। किसान मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग करता है, किसका उपयोग करता है? CaCO3, CaOH होल ट्वाइस, NaOH, Na2CO3। एसिडिटी को दूर करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का हम यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से करने पर हमें क्या मिलता है? So sodium carbonate is Na2CO3 react with HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O. So correct answer is all of these. NaCl भी हमें मिलता है, CO2 भी मिलता है और H2O भी। Next question is,
विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, CH4, CFC? करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सारी गैसें ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज SO2, NO2, H2, CO2. सो करेक्ट आंसर इज CO2, जो बेसिकली मेनली जो रेस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो कौन सी गैस है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस प्लांट यूज फॉर रेस्पिरेशन इज? कौन सी गैस को पौधे श्वसन में काम लेते हैं? चाहे ह्यूमंस हो या प्लांट्स हो, रेस्पिरेशन में ऑलवेज ऑक्सीजन गैस ही काम आती है। अगर यहाँ रेस्पिरेशन की जगह हमसे फोटोसिंथेसिस पूछता तो आंसर CO2 होता, बट हियर इज करेक्ट आंसर इज O2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है टेम्परेरी, परमानेंट, रिवर्सिबल, बोथ, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। जो भौतिक परिवर्तन है वो टेम्परेरी होता है और टेम्परेरी होने के साथ साथ वो रिवर्सिबल भी होता है। सो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? केमिकल चेंज जो होता है वो ऑलवेज परमानेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, इरिवर्सिबल होता है। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन इज बर्निंग ऑफ पेपर, मिल्क टू पनीर, बड टू फ्लावर। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही कैसे हैं? केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। व्हेन टू लिक्विड्स इन ए मिक्सचर डिफर बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, which of the following is the best method to separate these liquids? कि जब दो विलयशील तरल पदार्थ आपस में मिले हुए हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम किस टेक्निक का यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज इवेपोरेशन, सेकंड इज डिस्टिलेशन, थर्ड ऑप्शन इज सब्लिमेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज डिस्टिलेशन। जब दो लिक्विड आपस में मिले हुए हो, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स? अनाज को भूसे से अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? सो थ्रेसिंग इज द बेस्ट वे टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड्स? कपास के बीजों से कपास के रेशों के अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज गिनिंग, सेकंड ऑप्शन इज सीविंग, थर्ड ऑप्शन इज रिटिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज गिनिंग। आई होप पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। हम लोग टेक्नो 25 का जो पेपर हुआ था उसका जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन करेंगे अभी क्लास 7th क्लास का। तो देखिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? भाई इनमें से जो कैरेक्टर है क्या लिखा है? कौन सा जीवित जीव में विशेषताएं, जिनमें कैरेक्टर में कौन से जो लिविंग और उनकी क्या विशेषताएं हैं? तो पहला क्या ग्रोथ, सेकंड है रेस्पिरेशन, थर्ड है रिप्रोडक्शन, या फिर क्या ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है? ऑल ऑफ दिस। जीवित जीवों के अंदर या फिर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म सब के अंदर अपन को ये सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, चाहे वो ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट डू यू कॉल एन एनिमल दैट प्राइमरली ईट प्लांट? अब देखो आप ऐसे जानवरों को क्या कहेंगे जो मुख्य रूप से पौधे खाते हो? कौन से ऐसे एनिमल्स को क्या कहेंगे जो कि क्या खाते हो? प्लांट्स को खाते हो। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। कार्निवोरस जो कि मांस खाते हो। ओमनिवोरस को अपन बोलते हैं सर्वाहारी। कार्निवोरस को बोलते हैं हम लोग मांसाहारी। और इंसेक्टिवोरस को हम बोलते हैं क्या? जो इंसेक्ट को खाते हो। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? हर्बीवोरस। नेक्स्ट, द ह्यूमन बैकबोन इज मेड ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रेट्स? कितने वर्टिब्रेट्स के साथ में मिलके बनती है क्या? ह्यूमन बैकबोन। तो कितने होंगे? 33 वर्टिब्रल कॉलम से मिलके क्या बनती है? बैकबोन का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं एसरेशन और रीजन की। तो देखो स्कल हैज फिक्स्ड बोन, ये बात सही है कि
ह्यूमन स्कल के अंदर क्या होंगे, फिक्स्ड जॉइंट होंगे। फिक्स्ड जॉइंट अलाउ द एक्सटेंसिव मूवमेंट, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता, किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट आपकी स्कल के अंदर नहीं होता। इसके लिए ऑप्शन नंबर थर्ड से ए तो ट्रू है बट आर क्या होगा इसके अंदर, फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द ट्रू फॉर क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिगामेंट, लिगामेंट क्या करते हैं किसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर। तो लिगामेंट का काम क्या होता है, लिगामेंट का काम होता है बोन्स को अदर बोन्स के साथ में कनेक्ट करना। अगर यहां पर टेंडेंस आते तो हम लोग क्या करते, बोन्स को मसल्स के साथ में ज्वाइंट करना। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, टू कनेक्ट द बोन्स टू अदर बोन्स। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डज डाइजेशन बिगन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहां से होती है। जब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की या फिर पाचन की, तो पाचन की जो शुरुआत है वो होती है आपके माउथ से, या फिर अपन बात करते हैं मुख से। माउथ से आपके डाइजेशन की शुरुआत, बिगिन द डाइजेशन बाय द माउथ, आपके माउथ से क्या होगी इसकी शुरुआत होगी। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्ब करना मतलब अवशोषण करना किसका, पानी का, जो कि क्या होगा अनडाइजेस्टेड वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। हमको पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड का क्या होगा, डाइजेशन होगा। जो बचा हुआ जो पार्ट है वो सारा का सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। 68 की बात करें, विच एंजाइम इन द स्टमक हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो स्टमक के अंदर किसका, प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो किसके थ्रू होता है, पेप्सिन के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, पेप्सिन के थ्रू। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा प्रोडक्ट नहीं है किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो प्रोडक्ट कौन सा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज लेके प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच फॉर्म द नाइट्रोजन कैन प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय फ्रॉम द सोइल। आपको पता होगा नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स एंड इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो इसको पहले सॉल्युबल और सिंपल में लाया जाएगा, उसके बाद में इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू, नाइट्रेट के थ्रू। नाइट्रेट इज द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, और इसी को प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। ओके, थैंक यू।